हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना नोट्स खोल लेंगे। हमारे एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो यूट्यूब पे तो होगा नहीं, लेकिन खोल तो लो, लेकिन समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, समझने का ज़्यादा कोशिश करेंगे। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक पार्टनरशिप का निर्माण जो होता है, जन्म होता है, वह एग्रीमेंट से होता है। एक पार्टनरशिप का निर्माण एक एग्रीमेंट से, एक समझौते से होता है। इस समझौते में किसी भी कारण से, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी चेंजेज आता है। किसमें चेंजेज? एग्रीमेंट में चेंजेज आता है तो उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। याद हुआ? नहीं। साझेदारी का निर्माण एग्रीमेंट से होता है। जब कभी भी इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेज आता है तो उसे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर? ओके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, समझने का कोशिश करना। व्हाट इज मीन्ड बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? साझेदारी का निर्माण समझौते से बोले तो एग्रीमेंट से होता है। जी सर, बिल्कुल एग्रीमेंट से ही हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट किए थे, तो एग्रीमेंट वर्ड ही हम आप पहले लिखे थे। ओके। उनके इस संबंध अथवा समझौते में, ये जो एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच, उस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर पुरानी साझेदारी यानी कि पुराना वाला जो पार्टनरशिप था वो समाप्त हो जाएगा। पार्टनरशिप समाप्त होगा, बिजनेस नहीं समाप्त होगा। बिजनेस नहीं, पार्टनर के बीच जो रिलेशन बना हुआ था समझौते एग्रीमेंट को लेकर के, वह एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो पार्टनरशिप भी समाप्त हुआ। ओके, समझौते का अंत हो जाता है और एक नया समझौता अस्तित्व में, यानी कि एक न्यू एग्रीमेंट बनता है। फिर पुराना एग्रीमेंट समाप्त होगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा। ओके। अतः जब भी साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है तो इसे साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। इस दशा में फर्म पहले की तरह, फर्म बोले तो बिजनेस पहले की तरह ही कार्य करती रहती है। हमारा बिजनेस चलता ही रहता है, लेकिन सिर्फ हमारा साझेदारी चेंज होता है, समाप्त होता है। पुराना साझेदारी समाप्त मतलब पार्टनरशिप समाप्त, एक नया पार्टनरशिप बनता है। बिजनेस तो उसी नाम से उसी स्थान पे कंटिन्यू है। ओके सर, ये चेंज कब, क्यों चेंज आता है? कौन सा ऐसा कारण है जो एग्रीमेंट में चेंज लाता है? कारण है, यहां पे आ जाओ। वो 5 कारण है और एक एक करके हम वो 5 के 5 कारण को समझा रहे हैं। किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है? स्टेट द ओकेजन ऑन व्हिच रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस। उस ओकेजन को बताइए जहां पर रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप का। एक एक करके एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। फर्स्ट नंबर में आ जाओ। क्या दिया हुआ है कि जब वर्तमान साझेदार बोले तो मान लेते हैं ए है, बी है, 2 पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट को। बस इतना ही याद रखो। जब वर्तमान साझेदार, अभी ए और बी है, अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करता है, अभी भी ए और बी ही है, वही पार्टनर है, ए और बी ही है, लेकिन वह अपना ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर लेता है। मान लेते हैं 2:1 कर लिया। तो एग्रीमेंट पहले क्या हुआ था? पुराना एग्रीमेंट 3:2 के लिए हुआ था, वो समाप्त हो गया। अब एक नया एग्रीमेंट इन दोनों के बीच बना, पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो गया। टच। सेकेंड नंबर में आ जाओ। जब किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, समझने का कोशिश करते हैं। ए और बी है, 2:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सी आ रहा है। अब पार्टनरशिप में कौन कौन होगा? ए होगा, बी होगा और सी होगा। इन तीनों के बीच कुछ ना कुछ रेशियो तो प्रॉफिट बांटने का होगा। मान लो 2:1 रख दिए। तो पहले एग्रीमेंट किसके बीच? ए और बी के बीच, अब समाप्त हो गया। अब नया एग्रीमेंट किसके बीच? ए बी सी के बीच। अब ये आया, एग्रीमेंट में चेंज हुआ
रिकंस्टिट्यूशन हुआ। थर्ड नंबर में, जब वर्तमान साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अवकाश ग्रहण करता है। ओके, मान लेते हैं इसी में ए बी सी है, इसमें से बी क्या कर रहा है, रिटायर कर गया। बी क्या किया, रिटायर कर गया। तो पहले एग्रीमेंट किसके बीच था, ए बी सी के बीच, ये ओल्ड वाला एग्रीमेंट, ये ओल्ड वाला था उस टाइम, ठीक है। तो पहले एग्रीमेंट किसके, ए और ए बी सी के बीच, ये समाप्त हो जाएगा। अब बी रिटायर हो गया, तो अब बचा इसमें कौन, तो सर ए और सी बचा। तो ए और सी के बीच एक नया एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट में चेंज, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ नंबर में आते हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर, सेम रिटायरमेंट की तरह ही ए बी सी है, बी क्या करता है, डेथ कर जाता है, ऊपर वाले के शरण में पधार गए, तो ये इसका डेथ हो जाता है। डेथ हो गया तो बी तो अब चला गया भैया ऊपर, बचा कौन, ए और सी। एग्रीमेंट किसके बीच बनेगा, ए और सी के बीच अब नया एग्रीमेंट बनेगा। तो पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो गया और एक नया एग्रीमेंट का निर्माण हुआ, चेंज इन एग्रीमेंट, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट्स इट। नाउ जब दो या दो से अधिक साझेदारी फर्म एकीकरण होता है, एमलगेमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। सर इसको समझाएं, ए बी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका एक अलग फर्म है अपना, एक्स वाई एक अलग फर्म है, या 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, या कुछ किसी भी रेशियो में, एग्जाम्पल लिए हैं। ये अलग अलग दो फर्म है, ये क्या हो गया, दो अलग अलग फर्म है, मीन्स बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है। ओके, अलग अलग दो फर्म है, ये दोनों मिल करके एक नया फर्म बनाया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई। अब यहां पर आप ही लोग बताओ, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट कहीं ना कहीं बना होगा, अब वह एग्रीमेंट समाप्त हो गया। इसके बीच भी एग्रीमेंट बना होगा, एक्स वाई के बीच, वो भी एग्रीमेंट समाप्त हो गया। अब इन चारों के बीच एक नया एग्रीमेंट बनेगा, इस एग्रीमेंट, पुराने एग्रीमेंट का समापन और एक नए एग्रीमेंट का निर्माण, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये 5 पॉइंट है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हम आपको वीवीआई लगा देते हैं। ओके, ये भी आपका वीवीआई लगा देते हैं, याद कर लेना अच्छे से। अब इसमें हमें क्या है कि एक एक चैप्टर है, सिर्फ ये चैप्टर अपने लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो हमें ये 1 से लेकर के 4 तक चैप्टर कंटिन्यू करना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर जो हमारा चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, पार्टनर वही है, पार्टनर वही है, सिर्फ ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा है, सिर्फ ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा है। देखो ना, यहां पर सिर्फ ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, समझते हैं? ओके, वर्तमान साझेदार के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय है? आशय तो है, आशय तो है। अगर चेंज किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो एक बार डीपली हम लोग समझ लेते हैं, यहीं पर इसको क्लियर ही कर लेते हैं। यहां पर देखो, मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर मान लो कि 1:1 हम कर दिए। ओके, और प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया इसका प्रॉफिट हुआ। इसके अकॉर्डिंग इस प्रॉफिट को अगर बांटा जाए तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? अगर इसके अकॉर्डिंग बांटा जाए तो 10,000 को 3:2 में बांट कर देखो, 3 2 5 10, 6,000 इसको मिलेगा और 4,000 रुपया इसको मिलेगा प्रॉफिट, इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। नाउ अगर इसके अकॉर्डिंग अब यहां पर बांट कर देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग इस 10,000 को, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? तो ए को भी मिलेगा 5,000 और सी को भी बी को भी मिलेगा 5,000। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? इसका बैलेंस क्या हुआ? कम हो गया, पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम हो गया, इसको पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है। तो जिसको पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग
सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जिसको पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे गेनिंग, गेनिंग पार्टनर या गेनिंग रेशियो, उसको बोलेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो। और गेनिंग पार्टनर कौन हो गया? तो गेनिंग पार्टनर हमारा बी हो गया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो गया? तो हमारा ए। देखो ना 1000 कहीं ना कहीं बी में क्या हुआ? 1000 बढ़ा है भाई, 1000 से ये प्लस हुआ है, 1000 से ये प्लस हुआ है, और ये बंदा कहीं ना कहीं 1000 से माइनस हो गया। अब इसको जो 1000 बढ़ा उसके बदले में क्या करेगा? बी ए को गुडविल का पेमेंट करेगा, जो हम लोग पीछे चैप्टर पढ़े हैं, गुडविल का पेमेंट करेगा। ओके, गुडविल का पेमेंट करेगा, अमाउंट ऑफ गुडविल पे करेगा। देखेंगे जर्नल एंट्री। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। गेनिंग रेशियो भी समझ में आ गया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी समझ में आ गया। यानी कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितना कर रहा है उसको रेशियो में देखेंगे तो गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेन कौन कर रहा है? कौन गेन कर रहा है? वो गेनिंग पार्टनर होगा। कितना ये गेन किया अगर उसको रेशियो में देखोगे तो गेनिंग रेशियो होगा। ओके, एक गेनिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जितना गेन किया है उस शेयर के लिए, यानी कि जितना गेन किया है गेन के बराबर गुडविल का अमाउंट पे करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। नौ आ जाओ समझते हैं। अब वो हमारा पॉइंट था, वो पॉइंट क्लियर हो गया। आ जाओ। जब एक वर्तमान शेयरदार दूसरे शेयरदार के लाभ के हिस्से को क्रय करता है तो कहीं ना कहीं बी का बढ़ा था, बी कहीं ना कहीं ए से परचेज कर लिया। क्या परचेज किया? शेयर परचेज किया तो ही तो उसे प्रॉफिट में ज्यादा शेयर मिला। जितना परचेज किया उसके बराबर उसका प्रॉफिट बढ़ गया। परचेज करता है कहीं ना कहीं, और जब परचेज किया तो उसके बदले में पेमेंट क्या करेगा? गुडविल का अमाउंट। तो जब एक शेयरदार दूसरे शेयरदार के लाभ के हिस्से को क्रय करता है, मींस परचेज करता है, तो उसे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? लाभ विभाजन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं। ऐसी दशा में ओके, ऐसी दशा में एक शेयरदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है, बी के शेयर में वृद्धि हुआ तब तो उसका प्रॉफिट बढ़ा। ओके, इंक्रीज किया, तो दूसरे शेयरदार के लाभ के हिस्से में कमी आती है, कम हुआ। एक शेयर में क्या हुआ? कमी आई। क्लियर? जो शेयरदार लाभ का हिस्सा क्रय करता है उसको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। कौन सा पार्टनर बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। और जिस शेयरदार से क्रय किया जाता है उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहा जाता है। तो गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्षतिपूर्ति नगद या ख्याति के या पूंजी के माध्यम से करता है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। सर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपने समझा ये क्या होता है? जब कभी भी एग्रीमेंट में चेंज होता है तो पुराना वाला एग्रीमेंट का द एंड और एक नया एग्रीमेंट आया, इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब कब होता है? तो ये 5 केस है जहां पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। कौन कौन सा? एक आपका हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान शेयरदार के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। दूसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तीसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई शेयरदार रिटायर करता है उस समय में। और चौथा नंबर है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। और 5 नंबर है अमेलगेमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। ये 5 केस है। हमने स्टार्ट किया कि जब वर्तमान शेयरदार के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो क्या क्या होता है, प्रैक्टिकली हम आपको दिखा दिए। इस केस में क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का शेयर परचेज करता है। जो पार्टनर शेयर परचेज किया उसे गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। जिस पार्टनर से परचेज किया गया है उस पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उस क्रय के बदले में, परचेज के बदले में, शेयर परचेज के बदले में
कैश में या गुडविल में या कैपिटल के माध्यम से पेमेंट करता है। जनरली गुडविल के माध्यम से पेमेंट होता है। ओके, तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अगर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ जाओ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग, कौन खरीदा और कौन बेचा शेयर, वो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका पुराना वाला शेयर ओल्ड रेशियो दिया ही होगा और न्यू रेशियो आपका दिया ही होगा कि पहले किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता था, अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये दोनों रेशियो दिया रहेगा। तो हमें सबसे पहला काम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन हो जाता है तो उसके बाद हमें गुडविल का रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। याद करो पीछे के चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने आपको बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसी चैप्टर में सीख लो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में। रिकॉर्डिंग हम लोग आगे करेंगे। किसी क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन करके दिया होगा तो किसी क्वेश्चन में आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में किए उसी तरह से करना होगा आपको। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अगर पहले से कोई हमारा प्रॉफिट है, लॉस है या कोई रिजर्व है तो उसका एडजस्टमेंट का काम सीखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल का काम यहां पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे गुडविल का रिकॉर्डिंग किया जाता है। सिंगल एंट्री पास करते हैं तो उसके लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। रिवैल्यूएशन एफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स जो हमारे बिजनेस में है और जो लायबिलिटीज है उसका रिवैल्यूएशन किया जाएगा। रिवैल्यूएशन करने पर कुछ प्रॉफिट होगा या कुछ लॉस ही होगा, तो उस प्रॉफिट या लॉस को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी सीखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनर का जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ, लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन का मतलब उसका वैल्यू अब चेंज होगा। जो कल 10,000 का था हो सकता है आज 12,000 का हो जाए, तो अब बैलेंस शीट में 12,000 का हमें दिखाना पड़ेगा। कोई ऐसा एसेट्स है जो 10,000 का था आज 7,000 का हो गया, तो अब न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और 7,000 उसमें वो एसेट्स दिखाना पड़ेगा, इसीलिए हमें बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। और इस प्रॉफिट से या लॉस से क्या कैपिटल पर इफेक्ट आया उसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट में एक रिवाइज एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू दिखाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करेंगे। कोई पार्टनर चाहता है कि हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर ले तो कैपिटल का एडजस्टमेंट भी होगा। तो ये सब न्यूमेरिकल चीज है, न्यूमेरिकल चीज हम लोग सीखेंगे। फिलहाल गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना तो बहुत ही आसान है। इसमें 2 ही टाइप का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। आप जैसे ही हम बुक से बनाना स्टार्ट करेंगे पहले वही स्टार्ट होगा। आगे हम लोग समझे आगे क्या सब है। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अभी जस्ट समझाया ना आपको। जो पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर को बेच दिया तो जितना शेयर बेचा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो पार्टनर खरीदा है वो गेनिंग रेशियो। गेनिंग पार्टनर और जितना खरीदा है शेयर वो गेनिंग रेशियो होता है। नाउ जब वर्तमान शेयरदार या पुराने शेयरदार, वर्तमान शेयरदार हो या पुराना शेयरदार हो, ये थ्योरी पूछा जाता है। ओके, अन्य वर्तमान या नए शेयरदार के पक्ष में, यहां पर नया शेयरदार तो नहीं है लेकिन ये थ्योरी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट या डेथ पार्टनर से भी रिलेटेड है। तो ये थ्योरी मत समझना कि पार्टिकुलर इसी चैप्टर के लिए थ्योरी है। इस रिकंस्टिट्यूशन पूरे रिकंस्टिट्यूशन के लिए है, पूरे रिकंस्टिट्यूशन चैप्टर के लिए, ये 5 चैप्टर के लिए है। तो जब वर्तमान शेयरदार या पुराने शेयरदार अन्य वर्तमान या नए शेयरदार के पक्ष में लाभ का कुछ भाग त्याग करता है, मतलब बेच देता, सेल कर देता है, तो शेयरदारों द्वारा किए गए इस त्याग को जब अनुपात के रूप में देखा जाता है तो उसे त्याग अनुपात बोले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। त्याग अनुपात की गणना निम्न से होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो, पहले कितना था अब न्यू रेशियो उसे कितना मिला। पहले 3 था अब 2 हो गया, तो अब वो कितना त्याग कर दिया, 1 शेयर। पहले 3 रुपया मिलता था अब 2 ही रुपया मिलेगा, तो 1 रुपया का वो त्याग कर दिया, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर दिया। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या विशेषताएं हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हेल्प इन कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालने में भी हमें हेल्प करता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज फॉर डिवाइडिंग द न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने
जिसको प्रीमियम भी बोलते हैं, अमंग द ओल्ड, ओल्ड बोले तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर? तो ये तो वैसे आपको समझने के लिए हम दे दिए हैं, हो सकता है तो नया रिवाइज होगा तो ये हट भी सकता है यहां से। ओके, ये सब चीज जो आपके काम के लिए, जो आपको समझना ही चाहिए, वो तो रहेगा रहेगा। व्हाट इज गेनिंग रेशियो? तो गेनिंग रेशियो भी जस्ट समझाएं कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। गेनिंग रेशियो किसको बोलेंगे, क्या होती है गेनिंग रेशियो? जो पार्टनर दूसरे पार्टनर से शेयर परचेज किया है उसको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं, और उस रेशियो को जितना परचेज किया उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं। बस हो गया। जब कभी भी वर्तमान शेयरदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो कुछ ऐसे शेयरदारों के त्याग के कारण, त्याग जिससे हम खरीदे हैं वो त्याग किया, सेक्रीफाइस किया है, उसके कारण वो जो सेक्रीफाइस किया, अरे मान लो कि आपसे हम 2 रुपया लिए तो आपके पॉकेट से 2 रुपया निकलेगा तो ही तो हमारे पॉकेट में 2 रुपया आएगा, सीधी सी बात है। तो आप 2 रुपया सेक्रीफाइस किया और 2 रुपया हम गेन कर गए, गेन का मतलब लाभ। तो कुछ शेयरदार के त्याग के कारण एक या दो शेयरदारों के हिस्से में वृद्धि होता है, एक से अधिक शेयरदार को भी, मतलब वो जरूरी यहां पर तो एक एक लेकर के एग्जाम्पल समझाते हैं। एक शेयरदार का शेयर 2 शेयरदार मिलकर खरीद लिया तो 2 पार्टनर गेनिंग पार्टनर होगा, यानी कि 2 शेयरदार का शेयर 1 शेयरदार खरीद लिया तो 2 पार्टनर क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग, और 1 पार्टनर क्या होगा, गेनिंग। समझ रहे हो बात को? तो इस वृद्धि के कारण देखा जाता है, तो इसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। इसकी गणना गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होती है। कितना आसान है बताओ, सुपर डुपर। नाउ जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो ख्याति का लेखांकन कैसे किया जाता है? अब यहां पर गुडविल की रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, तो गुडविल का रिकॉर्डिंग कैसे होगा? सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, जो गुडविल का वैल्यू दिया है, जो गुडविल का वैल्यू दिया है उसमें से गेन कितना और सैक्रिफाइस कितना वो निकाल लो और सीधे एंट्री कर दो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ओके, तो यहां पर देखो, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में जिस शेयरदार के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी कि गेनिंग पार्टनर, वह शेयरदार ख्याति की राशि उस शेयरदार को भुगतान करता है जिसके अनुपात में कमी है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यानी कि गेनिंग पार्टनर गुडविल का अमाउंट पे करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। हम ऐसा कह सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर ख्याति की राशि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को चुकाता है, पे करता है। ख्याति का लेखांकन करने के लिए निम्न कदमों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें गेन और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद गेनिंग पार्टनर का ख्याति में कितना हिस्सा होगा वो शेयर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक एंट्री करना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो नोमेरिकल क्वेश्चन बनाने के बाद, जैसे अब बुक से बनाएंगे नोमेरिकल क्वेश्चन बनाने के बाद इस थ्योरी को एक बार पढ़ोगे, खटाखट 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 दिमाग में सेट होता चला जाएगा। बात समझ में आया? एक एक शब्द आपको याद आएगा कि नहीं सर जो बोले थे वो है। नौ, कभी कभी क्या होता है, फर्म के बिजनेस में पहले से गुडविल वैल्यू करके बैलेंस शीट में होता है, बैलेंस शीट में पहले से गुडविल का वैल्यूएशन करके और बैलेंस शीट में शो किया रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड गुडविल। यदि फर्म के पुस्तक बोले तो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल उपस्थित है तो उसे ओल्ड गुडविल कहा जाता है। ओल्ड गुडविल को सभी शेयरदार के बीच ओल्ड रेशियो में बांटकर प्रविष्टि किया जाएगा। अब यहां पर ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो जिस रेशियो में पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करता था प्रॉफिट को, वो ओल्ड रेशियो है। अब जो एक नया रेशियो डिटरमाइन किया वो तो न्यू रेशियो है। तो गुडविल पहले से है तो उसको ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच बांट देंगे, और बांटेंगे तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, तो ओल्ड पार्टनर, जो भी पार्टनर है ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर देंगे और टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यही एंट्री होगा। ओल्ड गुडविल अकाउंट यहां देखो ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। आजा भाई, संचित लाभ किसे कहते हैं? आप लोगों को याद होगा, ठीक है, कि कुछ ऐसा प्रॉफिट होता है। अच्छा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में समझाए थे थ्योरी में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाए थे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखे पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में हम लोग, ऐसी बात नहीं है। तो जब
पार्टनर डिविजुअल प्रॉफिट पार्टनर का निकल गया पीएल अप्रोप्रिएशन से, अगर उस प्रॉफिट का कोई भाग बचा के रख लेता है भविष्य के लिए तो उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। वही यहां पर कहता है, बताइए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको नहीं बांटा, जनरल रिजर्व। ओके, वह लाभ जो विगत वर्षों में शेयरदारों में न बांटे गए और संचित हो गए, मतलब रिजर्व कर लिया गया। संचित लाभ अवितरित लाभ कहलाते हैं। संचित लाभ चिट्ठी के दायित्व भाग में दर्शाई जाती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको शो किया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो जो प्रॉफिट पार्टनर नहीं बांटा, छोड़ दिया, पिछले साल नहीं बांटा, तो वो तो इस साल बैलेंस शीट में आएगा, तो उसी को बोलते हैं जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको नहीं बांटा गया। और इसको कहां दिखाया गया होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। संचित हानियां क्या है? तो यहां पर प्रॉफिट है तो यहां पर लॉस है, बात सेम है। जिस लॉस को नहीं बांटा उसको एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं। कितना आसान है बताओ। सामान्य संचय क्या है? जिसको रिजर्व करके रखा गया। यहां पर क्या है? नहीं बांटा पिछले साल के प्रॉफिट को, नहीं बांटा पिछले साल के लॉस को, और यहां पर कहता है पिछले साल जो प्रॉफिट का कोई पार्ट बचा के रख लिया भविष्य के लिए, वो संचित सामान्य संचय है, मींस जनरल रिजर्व है वो। देखते हैं, जो संचय किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते हैं बल्कि संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने तथा संभावित हानियों या का क्षतिपूर्ति, संभावित मतलब भविष्य में कोई हानि होने वाला है उसका भरपाई करने के लिए प्रॉफिट रिजर्व कर लिया। अरे जैसे गाड़ी में रिजर्व होता है ना भैया, रिजर्व पे रखो, कम से कम तेल बच के रहेगा, समाप्त हो गया तो वो रिजर्व वाला तेल हमें काम देता है, ओके, के लिए बनाए जाते हैं, उसे सामान्य संचय कहा जाता है। इसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है लेकिन निगेटिव आइटम के अंदर दिखाया जाता है, माइनस में, और इसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। 9 कितना थ्योरी है इसमें भाई, चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, क्यों बार बार लफड़ा उत्पन्न करना है यार। ओके, तो संचित लाभ क्या है और संचित हानियां हो गया, सामान्य संचय भी हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया। अच्छा, यहां पर पूछा गया क्वेश्चन कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो संचय या अवितरित, यानी कि जनरल रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसका काम आप कैसे करेंगे? तो उसका काम दो प्रकार से किया जाता है, या तो पार्टनर उसको एडजस्ट कर देगा गेन और सैक्रिफाइस रेशियो में, या पार्टनर डिसाइड करेगा कि इसको ऑल रेशियो में बांट ले, समाप्त कर दे बांट करके। तो ये दो तरीका होता है, देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस या जनरल रिजर्व का काम दो तरीके से होता है, या तो एडजस्टमेंट किया जाएगा या उसे बांट दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो सब चीज, फिलहाल यहां पर समझने का कोशिश करें। दो प्रकार से किया जाता है इसका काम। जब संचय या लाभ हानि खाते को बंद कर दिया जाए, यानी कि समाप्त कर देना है, समाप्ति कर देना उस अकाउंट को। जनरल रिजर्व पहले से था हमारे पास, बांट के हटा लो, चलो इसको समाप्त करो, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, तो समाप्त कर दिया जाता है। तो उस केस में क्या क्या एंट्री होता है? तो कहा गया कि ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? कैपिटल बांट करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ओके। तो इस दशा में संचय या लाभ हानि के शेष को सभी साझेदारों के बीच, यानी कि पूरे जो भी पार्टनर है सबके बीच ऑल रेशियो में बांट कर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके लिए ये हमारा एंट्री होता है, सिंगल एंट्री। ये प्रॉफिट के लिए है और रिजर्व के लिए। जनरल रिजर्व का निर्माण किससे हुआ? प्रॉफिट से। याद करो ना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का ही तो भाग हम बचा के रखे जनरल रिजर्व में, तो वो भी तो हमारा प्रॉफिट ही है। तो प्रॉफिट के लिए ये एंट्री होगा, लेकिन लॉस के केस में ये एंट्री हो जाएगा, लॉस के केस में ये एंट्री होगा। अब प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री है ये देख लेते हैं, समझा देते हैं एक बार। यहां पे जितना आइटम दिया गया हम सब चुन चुन करके यहां पर दे दिए हैं। किसी क्वेश्चन में ये मिलेगा तो किसी क्वेश्चन में ये मिल जाएगा, किसी क्वेश्चन में ये मिलेगा। अब ये मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन में ये सारा का सारा मिल जाएगा, ये तो हमारे नोट्स से पढ़ना पड़ेगा तब मिलेगा, ओके। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट ही है, रिजर्व फंड ये सब, इस सब का निर्माण प्रॉफिट से हुआ है। सबको डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पर क्या लिखेंगे? जैसे मान लो दो पार्टनर है, ए और बी है,
तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम रहेगा तो नाम देंगे ना, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, ऑल्ड नहीं लगाएंगे। ऑल पार्टनर का नाम क्या है? ए, ऑल पार्टनर का नाम क्या है? बी। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे? ऑल्ड रेशियो में। यहां पर मेंशन कर दिया गया था ना, ऑल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है, तो ऑल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये भी आइटम आपका क्वेश्चन में रहेगा। लेकिन अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? ऑल्ड पार्टनर बोले तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, यानी कि लॉस है, ये लॉस है। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी हमारा लॉस है। इन दोनों को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर को डेबिट कर देंगे, ऑल्ड रेशियो में बांट देंगे। इन दोनों आइटम के जोड़ देंगे कितना रुपया का है, और इस रुपया को दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर के बीच उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लिया जाए इस तरह से बांट करके प्रॉफिट या लॉस या जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाहता है, वो एडजस्टमेंट करना चाहता है, एडजस्ट करना चाहता है, वो बांटना नहीं चाहता है, ताकि ना रहने दो, बैलेंस शीट में रहेगा अपीयर, इसको बांटेंगे नहीं, तो उसके लिए आपको एक एंट्री करना पड़ेगा, सिंगल एंट्री, जो गुडविल के लिए एंट्री होता है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन वहां पर होता क्या है, लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स हो जाएगा। प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही रहेगा, लेकिन लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। आ जाओ देखते हैं। जब संचय या लाभ हानि खाते को बंद नहीं किया जाता, मतलब उसको समाप्त नहीं करना है, तो जब साझेदार संचय या लाभ बोले तो प्रॉफिट लॉस या रिजर्व को नहीं बंद करना चाहता है, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, इसका जो बैलेंस है उसे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में समायोजित कर देंगे, कि एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट किया जाएगा। एडजस्टमेंट करने के लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट के लिए है। और लॉस के केस में क्या हो जाएगा, उल्टा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा। ओके, चाहे कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तो सब पता है, क्योंकि प्रॉफिट से ही तो रिजर्व का निर्माण होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि लाभ का एक भाग है, रिजर्व हमारे प्रॉफिट का ही एक भाग है। नाउ अब क्या आया भाई बीच में, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कहता है व्हाई इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिक्वायर ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब एक पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, बताए ना, कि पहले कुछ और वैल्यू होगा, अब उसका और वैल्यू हो सकता है एसेट्स लायबिलिटी का। तो वैल्यू में जो चेंज होता है एसेट्स लायबिलिटी में, उससे जो चेंज आता है वो चेंज हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए रिवैल्यूएशन किया जाता है। नौ, जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो इस दशा में विभिन्न संपत्ति एवं दायित्वों का वर्तमान मूल्य, अभी का मूल्य, आज का मूल्य, इनके पुस्तकीय मूल्य पहले जो क्या वैल्यू था उस वैल्यू से भिन्न हो सकता है। इसी भिन्नता को जानने के लिए संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अब रिवैल्यूएशन करना ही है तो रिवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? अगर हमें एसेट्स या लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना ही है तो कैसे करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन, ये भी तो हम लोग समझ ले। एक चीज और याद रखना, ये आने वाले 3 चैप्टर के लिए भी इसी में समझ लो थ्योरी। कौन कौन से चैप्टर? ये रिटायरमेंट चैप्टर के लिए भी है, एडमिशन चैप्टर के लिए भी है और डेथ चैप्टर के लिए भी है, और इस चैप्टर के लिए तो है ही है। ये एंटीबायोटिक है, सब चैप्टर के लिए है, रिकंस्टिट्यूशन में सारे चैप्टर के लिए है, ये एंटीबायोटिक हो गया आपका। एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं होता है, सिर दर्द करे या कुछ भी हो, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वही है। अब यहां पर आ जाओ, एक्सप्लेन द रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 नाम है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कंफ्यूज मत करना, एमसीक्यू पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में,
कंफ्यूज नहीं करने का, पूछा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों यानी कि एक ही चिड़िया का नाम है, दो नाम, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। एक तो ये याद हो गया, नॉमिनल अकाउंट है तो इससे सोचो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट, एसेट्स में अगर कोई चेंजेज आया है तो उस पर जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उस प्रॉफिट या लॉस को दिखाएंगे। लायबिलिटी में अगर किसी का वैल्यू चेंज हुआ है तो उस चेंज से जो होने वाला प्रॉफिट है या लॉस है उसको सिर्फ दिखाएंगे, पूरे एसेट्स का वैल्यू नहीं दिखाना है यहां पर। ओके, एक एक लाइन हम आपको पढ़ के समझाते हैं, क्लियर करते हैं। संपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में जो कमी या वृद्धि अर्थात जो लाभ या हानि होती है, चेंज, जैसे मान लो एसेट्स 10,000 का है, पहले 10,000 का बुक में था, अब उसका वैल्यू 9,000 आज का वैल्यू है प्रेजेंट में, तो 1,000 चेंज हुआ, तो उस 1,000 की बात हो रही है। उसका लेखा करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है, जो अकाउंट तैयार करते हैं, उस चेंज 1,000 जो चेंज हुआ उसको दिखाने के लिए जो हम अकाउंट तैयार करेंगे उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, नाममात्र खाता है। इसे लाभ की राशि से प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, लॉस होगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। सिंपल सी बात, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस, तो लॉस होगा तो डेबिट में दिखाएंगे। क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, गेन होगा प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसीलिए लाभ की राशि से इस खाते को क्रेडिट किया जाता है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाएगा, और हानि की राशि से इसको डेबिट किया जाता है, लॉस जो होता है वो डेबिट में जाएगा। अतः इस खाते में संपत्तियों के मूल्य में कमी या दायित्वों में वृद्धि से डेबिट एक्सप्लेन करता है। अब इस खाते में संपत्ति का अगर मूल्य बढ़ता है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, मान लो कोई एसेट्स है, आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, उसका वैल्यू बढ़ गया, आपके लिए प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वही चीज है, एसेट्स का अगर वैल्यू बढ़ता है, मूल्य में वृद्धि होता है। कहां के भाई, किधर चला गया, कहां थे, हाँ। अतः इस खाते में संपत्ति के मूल्य में कमी होने से, यानी कि एसेट्स का वैल्यू कम हुआ तो वो हमारा लॉस होगा, वो तो लॉस होगा। तथा दायित्व में वृद्धि, लायबिलिटी है, मान लो कि कोई कर्ज है, कर्ज हम लिए हैं, लोन कहीं से ले रखे हैं और लोन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो लायबिलिटी के इंक्रीज होने पर और एसेट्स के डिक्रीज होने पर लॉस होता है। लायबिलिटी के इंक्रीज होने पर और एसेट्स के डिक्रीज होने पर हमारा लॉस होता है। ओके, तो डेबिट किया जाए तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ रहा है और लायबिलिटी का वैल्यू हमारा कम हो रहा है, यानी कि लोन हमारा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। किसी से कर्ज लिए हुए हैं, वो बेचारा मर गया, छोड़ दिया, बोला कि नहीं लेंगे जा, वो खुद मर गया तो क्या लेगा हमसे, वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, शॉर्ट में लिखेंगे, आगे लिखा हुआ है शॉर्ट में, टेंशन मत लो। अगर किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और किसी लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। यहां पर आ जाओ, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में या तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, सभी साझेदार के बीच ऑल रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है, या फिर गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा। यही दो ही काम होता है। ओके, सिर्फ ये इस चैप्टर में ये दो काम होगा, आगे के चैप्टर के लिए नहीं है। जो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा फाइनल, उसको या तो एडजस्ट किया जाएगा या उसे समाप्त कर देंगे, बांट दिया जाएगा, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए। आगे के चैप्टर के लिए तो हमेशा बांटना ही है, बांटना है, वहां भी बताएंगे, समझाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऑल रेशियो में, ऑल पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में बांट दो, ऑल रेशियो में बांटो 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 बांटो, समाप्त कर दो। एक शॉर्ट हमने की पॉइंट लिखा है, एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो लॉस, लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है तो लॉस, लायबिलिटी का वैल्यू हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट। और एक और होता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसके बारे में भी यहां पर लिख दे, आगे तो आएगा, टेंशन ना लो।
एक होता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा प्रॉफिट होता है, ये भी हम मेंशन कर देंगे, ठीक है, नोट्स में। और दूसरा होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब मान लो बाप दादा खा के मर गया कर्ज लेकर के, और वो चीज हमको पता चला, तो सोचो दुख होगा कि खुशी होगा? दुख होगा। क्यों? क्योंकि खा के मर गया, हमें पता भी नहीं था। अब उसको देना पड़ेगा, लायबिलिटी तो बढ़ा। हमें वो लायबिलिटी हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अब हमें पता चला। अगर नॉलेज में, जो हमारे नॉलेज में लोन है, जो लायबिलिटी हमारे नॉलेज में है वह रिकॉर्डेड है, और जो हमारे नॉलेज में नहीं है उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। कहने का मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है वो हमारा रिकॉर्डेड एसेट्स है या लायबिलिटीज है, और जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, बाहर है कहीं, तो उसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हमारा लॉस हो जाता है। उम्मीद है कि यहां तक तो क्लियर हो गया थ्योरी। ओके, अब देखो ये चैप्टर हमारा जैसे समाप्त होगा तो एक बार थ्योरी आकर के पढ़ लेना। इसमें क्या हम नॉन तेल मसाला लगाए यार, सिंपल है तो सिंपल की तरह हम इसको लेके चलेंगे, उतना भरमाने की क्या जरूरी है, सीधा सिंपल चैप्टर है ये हमारा, तो सिंपल की तरह हम लोग देखेंगे इसको। तो चलो क्या सब पढ़ लिया एक बार बता दे। रिकंस्टिट्यूशन किसको बोलेंगे? किसी भी कारण से एग्रीमेंट में चेंज होना रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। रिकंस्टिट्यूशन के केस में ओल्ड एग्रीमेंट समाप्त होता है, एक नया एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। इस केस में एक पार्टनर गेनिंग होगा तो दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग होगा, ये सब भी देखें। अच्छा, रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है? तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के केस में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, अमेलगेमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म के केस में। ओके, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर से आप क्या समझते हैं? ए बी है, ए बी अभी भी है, ये दोनों मिलकर के अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस केस में क्या होगा? जिस पार्टनर के शेयर में वृद्धि हुआ है, बढ़ा है शेयर, यानी कि परचेज किया है, उसको बोलेंगे गेनिंग पार्टनर, और जिस पार्टनर के शेयर में कमी हुआ है उसको बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर से क्या मिलेगा इसके बदले में? तो गुडविल का अमाउंट। गुडविल का रिकॉर्डिंग कैसे करना है वो भी हम लोग सीख लिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एडजस्ट कर देना है। ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच बांट के समाप्त कर देंगे। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस या रिजर्व का काम कैसे करेंगे? तो दो तरीका से, या तो इसको बांट दिया जाएगा या इसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है? समझाया कि पहले कुछ और वैल्यू हो सकता है, अब कुछ और वैल्यू हो सकता है। यही वैल्यू का डिफरेंस जानने के लिए रिवैल्यूएशन किया जाता है। इस पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को सभी पार्टनर के बीच या तो एडजस्ट किया जाएगा या उसे समाप्त बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओके, एसेट्स में वृद्धि होगा तो प्रॉफिट होगा, एसेट्स में कमी होगा तो लॉस होगा। लायबिलिटी में वृद्धि होगा तो लॉस होगा, लायबिलिटी में कम होगा, उसका वैल्यू कम होगा तो प्रॉफिट होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा प्रॉफिट होता है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारा लॉस होता है। बस इतना ही तो समझे। ओके, क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ।